जोसेफ मत जागो पार्ट 3। पार्ट 2 में हमने देखा था कि जॉन के हाथ लगती है जोसेफ वंश की डायरी, जिसमें जूलिया के बारे में लिखा हुआ था कि जूलिया थी कौन। दरअसल जूलिया एक जीती जागती विच थी। उसके बुरे कर्मों की वजह से उसे जिंदा जला दिया गया था। दरअसल वो जादू टोने के चक्करों में पड़ गई थी और बेगुनाहों को अपना शिकार बनाने लगी थी। जब गांव वालों को मालूम चला तो गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया, लेकिन मरते वक्त वो कह गई थी कि वो वापस लौट के आएगी। जब जॉन डायरी में जूलिया के बारे में पढ़ता है तो वो समझ जाता है कि जूलिया अब लौट रही है मारिया के शरीर में। लेकिन जॉन एक साइंटिस्ट है, इसलिए उसका दिमाग इन सब बातों को मानने के लिए राजी नहीं होता। उसे ऐसा लगता है कि हो सकता है ये डायरी मारिया ने भी पढ़ी हो, बस इसी का असर उसके दिमाग पर है। ज़रूर डायरी में पढ़ी बातें मारिया के दिमाग में बैठ गई होंगी और इन्हीं को वो सोते वक्त दोहराती है। और नर्स को लगता है कि वो किसी नाटक में हिस्सा लेने के लिए अपने डायलॉग को रिसर्च करती रहती है। अगले दिन इन्हीं ख्यालों में गुम जॉन मारिया के घर पहुंचा। उसके कमरे में पहुंचकर उसने उसके सामने डायरी का जिक्र कर दिया और उससे पूछा कि क्या उसने कभी उस डायरी को पढ़ा था, जो कि उसके एक पूर्वज ने बहुत साल पहले लिखी थी, जिसमें किसी जूलिया जोसेफ का जिक्र है। नाम सुनकर वो थोड़ा सा चौंकी। क्यों, क्या लिखा है उसके बारे में उस डायरी में? नहीं, मैंने तो ऐसी कोई डायरी नहीं पढ़ी। हाँ, मैंने उसके बारे में सुना ज़रूर है। हालांकि वो अपनी उम्र के 23 साल पूरे करने से पहले ही मर गई थी, लेकिन वो इकलौती है जोसेफ खानदान में जिसने अपने काले कारनामों की बदौलत अपना नाम बना लिया है। आखिर अपनी छोटी सी जिंदगी को उसने इतनी हैवानियत और अपराधों से भर जो लिया था। मुझे लगता है कि जरूर वो कोई चुड़ैल या डायन रही होगी। हालांकि मुझे ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मारिया ने अपनी बात खत्म की। डायरी में भी कुछ ऐसा ही लिखा था। खैर, जाने दो। जॉन ने उस बात को वहीं रफा दफा कर दिया। 2 दिन के बाद जॉन अपने कमरे में सुबह नाश्ता कर रहा था कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। बाहर मौजूद व्यक्ति घंटी को लगातार बजा रहा था, जिससे साफ था कि वो बड़ी जल्दी में है। जॉन ने दरवाज़ा खोला। वहाँ रोजी खड़ी थी। वो बहुत परेशान लग रही थी। वो चली गई सर, वो चली गई, वो बोली। कौन, मारिया? जॉन को थोड़ा सा झटका लगा। नहीं सर, वो नर्स, आपकी नर्स चली गई। वो चली गई, मेरी बेचारी मैडम को बिना बताए कहीं चली गई। आज सुबह जब मैं मैडम के कमरे में गई तो वो सो रही थी और उनके बेड के पास एक प्लेट गिरी हुई थी और पूरा खाना कारपेट पर फैला हुआ था। ज़रूर वो नर्स के हाथ से गिरा होगा। हमने उसे सब जगह ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। अजीब बात तो ये है कि वो अपना सारा सामान यहीं छोड़ गई। माली ने मुझे बताया कि उसने रात में नर्स को तेज़ी से भागते हुए देखा था। वो ऐसे भागे जा रही थी जैसे कि उसके पीछे कोई भूत पड़ा हो। मैंने रेलवे स्टेशन पर जाकर भी पूछताछ की और तब वहाँ जाके पता चला कि वो वहाँ आई थी। ज़रूर वो ट्रेन पकड़कर चली गई। आज सुबह जब मैंने मैडम से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने नर्स को खाना लाने के लिए भेजा था। उसके बाद उन्हें कुछ याद ही नहीं। शायद तब तक उन्हें नींद आ गई होगी। रोजी ने बात को ख़त्म किया। जॉन को नर्स के ऊपर बहुत गुस्सा आया। वो इतनी अनप्रोफेशनल कैसे हो सकती है? आप चिंता ना करें, मैं उससे बात करूँगा। जॉन ने रोजी को आश्वासन दिया और फिर वो दोनों बड़ी हवेली के लिए निकल पड़े। वहाँ पहुँचने पर उन्हें मारिया गार्डन में मिली। मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारी नर्स को डरा दिया, परेशान होते हुए मारिया ने कहा। डरा दिया? वो भी तुमने? जॉन ने हंसते हुए कहा। मारिया बोली, लग तो ऐसा ही रहा है। एक प्रोफेशनल नर्स जो खाने की ट्रे गिराकर घर से भाग जाए, उसे तो ज़रूर किसी ने डराया ही होगा ना। लगता है उसकी अक्ल ठिकाने नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं एक दूसरी और अच्छी नर्स का इंतज़ाम जल्दी कर दूंगा। मारिया ने कहा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अब मुझे किसी नर्स की ज़रूरत नहीं। मैं अपने दोस्तों को बुला लूँगी, मुझे बेहतर महसूस होगा। इसके बाद मारिया घर के अंदर चली गई। उस दोपहर जॉन ने नर्स एसोसिएशन में फ़ोन करके नर्स फैनी के बारे में पता करने की कोशिश की। उसे मालूम हुआ कि फैनी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है और वो अपनी माँ के घर गई हुई है। जॉन ने फिर उसके घर टेलीफोन लगाया। फ़ोन उसकी माँ ने उठाया। सॉरी सर, लेकिन मैं इस वक्त फैनी से आपकी बात नहीं करा सकती, माँ ने कहा। तभी जॉन बोला, लेकिन क्यों? मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि वो अपनी ड्यूटी बीच में ही छोड़कर वहाँ से भाग आई। माँ ने बताया,
मैंने कहा न सर कि वो अभी किसी से भी बात नहीं कर सकती, वो ऐसी हालत में ही नहीं है, जॉन ने कहा। ठीक है, उससे कहना कि जब वो बेहतर महसूस करे तो मुझसे बात ज़रूर करे। आखिर किस रहस्य को नर्स फैनी जॉन के सामने उजागर करेगी? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमें जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और कहानी में बनी रहिए। जॉन सोच सोचकर परेशान था। मारिया का राज गहरा होता जा रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर नर्स फैनी के साथ ऐसा क्या हुआ था। वो अचानक इस तरह बड़ी हवेली से चली गई। कुछ तो हुआ था। आखिर उसने ऐसा क्या देखा था? वो जानना चाहता था कि इन सवालों के जवाब उसे तभी मिल पाएंगे जब नर्स फैनी ठीक होगी। वो जानता था कि उसे मारिया से बात करनी होगी। वो ज़रूर कुछ छुपा रही है और उसके कदम बड़ी हवेली की तरफ मुड़ गए। मारिया के कमरे में सन्नाटा पसरा था। पहले उसकी चिड़िया, फिर उसका कुत्ता और अब खुद मारिया उस कमरे से नदारद हो चुकी थी। तभी रोजी ने उसे एक चिट्ठी दी। ये लीजिए सर, ये मारिया मैडम ने आपके लिए दी है। उसे अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि मारिया इस तरह उसे बिना बताए घर छोड़कर जा सकती है। उसे अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि मारिया उससे बिना बताए इस तरह घर छोड़कर कैसे जा सकती है। उसने चिट्ठी पढ़ना शुरू किया। मैं जानती हूँ जॉन, जब तक तुम्हें चिट्ठी मिलेगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तुम मुझे ढूंढने की कोशिश करोगे, लेकिन मैं कहाँ जा रही हूँ इसका मुझे भी पता नहीं है और ना ही मैंने ये किसी से बताया है। इसलिए मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं बस इस घर से, अपने कमरे से और इस कब्रिस्तान से दूर चली जाना चाहती हूँ। शायद तभी मुझे शांति मिलेगी। मैं जानती हूँ तुम मुझे समझने की कोशिश करोगे, हालांकि मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाई। आखिर तुम ठहरे डॉक्टर और मैं बस तुम्हारी पेशेंट। मारिया। चिट्ठी की आखिरी लाइन जॉन को कांटे की तरह चुभी। आखिर क्या समझना चाहती थी मारिया उसे, जो वो कभी समझ ही नहीं पाया? क्या वो बस उसका डॉक्टर बनकर रह गया? दुख के साथ साथ उसे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। आखिर क्यों उसने कभी मारिया को अपने दिल की बात नहीं बताई? उसने अपने दिल का हाल उसे क्यों नहीं बताया? आखिर मारिया क्यों और कहाँ चली गई? ऐसे अनगिनत सवाल उसके मन में आने लगे। ना चाहकर भी वो अपने आप को कोसने लगा, जैसे मारिया की हालत का जिम्मेदार वो खुद हो। उसने रोजी और बाकी घर के नौकरों के साथ मिलकर मारिया को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। किसी को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। आखिर कब तक भागोगी मारिया? कब तक? और अपने आप से कैसे भागोगी तुम? तुम्हें जंग लड़नी होगी। परेशान सा जॉन इन्हीं ख्यालों में गुम था। वो फैनी के घर में कोच पर बैठा हुआ था। नर्स एसोसिएशन के जरिए उसे फैनी के घर का एड्रेस मिल गया था और वो जा पहुंचा था उसके घर। बहुत मिन्नत करने पर उसकी माँ उससे मिलने को तैयार हुई थी। वो अंदर से आकर जॉन के सामने बैठ गई और उसने पूछा, क्या मारिया के बारे में कुछ पता चला? नहीं, अब तक नहीं। ना ही उसके किसी दोस्त को इस बारे में कुछ भी पता है। और वो दूसरी लड़की? उनके चेहरे पर एक आश्चर्यजनक भाव था। कौन दूसरी लड़की? उसके कमरे में, बल्कि उसके घर में वही अकेले रहा करती थी। बाकी सभी उसके नौकर चाकर या दोस्त थे, जॉन ने बताया। ये कैसे हो सकता है बेटा? फैनी ने मुझे खुद बताया कि मारिया के कमरे में से 2 लोगों की आवाज़ें आती रहती थीं। कोई दूसरी लड़की एक अजीब सी गुर्राहट में मारिया से बात किया करती थी और उसकी बातें इतनी अपमानजनक होती थी कि हाँ, पहले मुझे भी यही लगा कि मेरे कमरे में एक नहीं बल्कि 2 पेशेंट हैं। अपनी माँ की बात को बीच में काटते हुए ही फैनी कमरे के अंदर आई। वो बेहद कमज़ोर लग रही थी और उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। मुझे सब कुछ सच सच बताओ फैनी, उस रात मारिया के कमरे में क्या हुआ था? जॉन ने फैनी से पूछा। आप जिसे आम बीमारी समझ रहे हैं ना, वो आम बीमारी नहीं है सर। क्या मतलब है तुम्हारा? हर रात मारिया के कमरे से 2 लोगों की आवाज़ें आया करती थी। एक उसी की होती थी। वो किसी से कह रही होती थी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, ये शरीर मेरा है। और दूसरी आवाज़ कह रही होती थी कि नहीं, तुमने शरीर के ज़रिए कोई भी सही काम नहीं किया, इसलिए अब इस शरीर पर मेरा कब्ज़ा होना चाहिए। मुझे आने दो, आने दो, आने दो। मारिया से पूछने पर उसने बताया कि उसके कमरे में दूसरा कोई नहीं था, बल्कि वही किसी नाटक के लिए रिहर्सल कर रही थी। इसलिए मैंने भी उसकी बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया और उस रात भी यही हुआ।
मारिया ने मुझे उसके लिए खाना लाने के लिए बाहर भेजा। रात के 1 बज रहे थे। बाहर सन्नाटा फैला हुआ था। इतनी रात को मारिया को भूख लगी है, ऐसा सोचकर मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन फिर भी मैं बाहर गई और रोजी को उठाकर खाने का बंदोबस्त करने लगी। कुछ देर बाद खाने को ट्रे में रखकर मैं मारिया के कमरे तक आ पहुंची और बाहर से फिर से मैंने वही गुर्राहट की आवाज़ें सुनी और मैंने धीरे से दरवाज़ा खोल दिया। मारिया पलटी। उसने सफ़ेद रंग का नाइट गाउन पहन रखा था और मुस्कुराते हुए उसने मुझे कमरे में अंदर आने के लिए कहा, लेकिन मैंने कमरे के अंदर जैसे ही कदम रखा, उसकी हंसी बेहद क्रूर और हिंसक बन गई। उसकी आंखें फैल गईं और वो अजीब ढंग से हंसने लगी। उसकी आंखें मुझे ऐसे ताड़ रही थी जैसे वो कोई हिंसक प्राणी हो और मैं उसका शिकार। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, मारिया ने पास ही पड़े चाकू को अपने हाथ में उठाया और उस अजीब गुर्राती हुई आवाज़ में उसने मुझसे कहा, अब वो बहुत ताकतवर हो चुकी है, अब कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता और वो अपना आखिरी काम ख़त्म करने आई है। और इसके पहले कि वो चाकू को मेरे सीने में घुसेड़ देती, मेरे हाथ से खाने की ट्रे वहीं गिर गई और मैं दरवाज़ा खोलकर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकली। मैं जानती थी कि उस घर में ठहरना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है, इसलिए उस वक्त मैं अपना सारा सामान छोड़कर ट्रेन पकड़कर अपनी माँ के घर चली आई। फैनी की बातों में खौफ साफ था। जॉन को अब भी फैनी की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो बोल उठा, तो क्या मारिया को डबल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है? क्या वो एक पल में कुछ और दूसरे ही पल में कुछ और बन जाती है? फैनी की माँ ने कहा, नहीं, ये कोई आम केस नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मारिया का मानसिक संतुलन खराब है। कुछ बातें विज्ञान के दायरे से हटकर होती हैं। तुम्हें मारिया की मदद करनी होगी बेटा, मदद करनी होगी। लेकिन कैसे? मैं तो ये भी नहीं जानता कि आखिर वो कहाँ चली गई है। आधी रात का समय था। परेशान जॉन कई रातों से सोया नहीं था। उसका सारा समय आजकल मारिया को तलाश करने में ही जा रहा था। कई दिनों से न सोने की वजह से आज उसे नींद आ गई थी कि तभी एक जोरदार आवाज़ होने से वो उठ बैठा। गर्मी के उमस भरे दिन थे। उसने खिड़की खुली रखी थी। बिस्तर के नीचे देखने पर उसे एक पत्थर पड़ा हुआ दिखा। तभी अचानक किसी ने फिर से खिड़की के जरिए एक पत्थर फेंका। वो चौकन्ना होकर उठ बैठा। उसे लगा कि ज़रूर कोई इमरजेंसी होगी और किसी पेशेंट का रिश्तेदार उसे बुलाने के लिए आया होगा। उसने सावधानी से खिड़की के नीचे झांक कर देखा। सामने का नज़ारा देखकर वो दंग रह गया। पूर्णिमा की रात थी। चांद की रोशनी नीचे खड़े शख्स पर पड़ रही थी। चांद की रोशनी नीचे खड़े शख्स पर पड़ रही थी। एक लंबी सी लड़की जिसने एक सफ़ेद रंग का गाउन पहन रखा था, वो वहाँ खड़ी थी। उसका चेहरा चंद्रमा को घूरे जा रहा था। उसके चेहरे पर एक विचित्र हंसी थी। अचानक उसका चेहरा रुहासा हो गया। वो अपने घुटनों पर बैठ गई और खिड़की की तरफ देखकर चिल्लाई, जॉन, मुझे बचा लो जॉन, अब ये मुझे ले जाएगी, मेरे नामो निशान को मिटा देगी और कब्जा कर लेगी मेरे शरीर पर। मेरी मदद करो जॉन। मारिया, मारिया, मैं आ रहा हूँ, जॉन चिल्लाया और जल्दी जल्दी अपने बेडरूम की सीढ़ियाँ उतरने लगा। दरवाज़ा खोलकर वो बाहर निकला। वाकई में वहाँ मारिया खड़ी थी। वो भागकर गया और उसने मारिया को गले लगा लिया। तुम कहाँ चली गई थी मारिया? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। लेकिन इससे पहले कि मारिया जवाब देती, उसके शरीर में एक अजीब सी सिरहन हुई और उसकी आवाज़ एकदम से भारी हो गई। उसने जॉन को धक्का दिया और बोली, अब बहुत देर हो चुकी डॉक्टर, तुम्हारी कोशिश बेकार है। और ऐसा कहकर उसने एक जोरदार ठहाका लगाया और पीछे पलटकर भागने लगी। लेकिन उसकी दौड़ने की रफ्तार बिल्कुल सामान्य नहीं थी। जॉन को जल्दी से कुछ करना था। उसने गैराज से अपनी गाड़ी निकाली और उसका पीछा करना शुरू किया। जंगल में भागते भागते मारिया अचानक रुक गई। जॉन गाड़ी से बाहर निकला और उसने देखा कि मारिया अपने आप से ही जद्दोजहद कर रही थी, जैसे उसके शरीर में एक नहीं 2 आत्माएं हों जो एक दूसरे से बराबर लड़ रही थी। उसके मुंह से 2 आवाज़ें आ रही थीं। एक उसकी खुद की जो बार बार कहती, छोड़ मुझे, जाने दे, जाने दे। और दूसरी एक शैतानी भारी सी आवाज़ जो उसे अब्द शब्द कह रही थी। ज़ोर ज़ोर से हंसकर वो कहती,
तुम अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कुछ ही दिनों में मैं तेरा खेल खत्म कर दूंगी और फिर ये शरीर मेरा होगा, मेरा। हा 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 हा। उस आखिरी जोरदार हंसी और चीख ने जैसे मारिया का दम ही निकाल दिया और वो जमीन पर गिर पड़ी। जॉन ये सब देखकर हक्का बक्का रह गया और उसने बेहोश मारिया को किसी तरह अपनी गाड़ी में बैठाया और सीधे उसके घर की तरफ ले गया। उसके घर पहुंचकर उसने नौकरों की मदद से मारिया को उसके बेडरूम तक पहुंचा दिया। इसके बाद उसने रोजी को बुलाया और कहा, रोजी, अब हम मारिया पर भरोसा नहीं कर सकते। ये कभी भी भाग सकती है, इसलिए हमें जंजीरों का प्रबंध करना होगा। डरी सहमी रोजी ने सिर हिला दिया। माली और अन्य नौकरों ने मारिया के दोनों हाथों को कसकर बिस्तर से बांध दिया। इसके बाद जॉन उसके बेड के पास कुर्सी डालकर बैठ गया। उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो मारिया की मदद कैसे करे। बहुत थकान की वजह से उसे फिर से नींद आने लगी और वो जल्द ही झपकियां लेने लगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा और रात के 3 बज गए। तभी जॉन को किसी ने पुकारा और उसकी नींद खुल गई। जॉन, जॉन, मारिया उसे आवाज़ दे रही थी। मारिया, तुम ठीक तो हो? जॉन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मारिया। अगर प्यार करते हो तो मेरे हाथों को क्यों जकड़ रखा है? खोल दो मुझे। सॉरी, लेकिन मैं ये जंजीर नहीं खोल सकता। ये तुम्हारे भले के लिए है मारिया। अच्छा, तो तुम ये नहीं खोलोगे? वो गुर्राई। तो मुझे ही कुछ करना होगा। उसकी आवाज़ और तेज़ हो गई, जैसे कि किसी इंसान की ही ना हो, किसी हैवान की हो। उसका चीखना, उसका चिल्लाना सुनकर माली और दूसरे नौकर बेडरूम में दाखिल हो गए। तूने ही मेरे हाथों को जंजीर से जकड़ा था ना? माली को घूरते हुए वो चिल्लाई। जानता नहीं है मैं कौन हूँ? तेरे जैसे कितनों को ठिकाने लगा चुकी हूँ। जूली नाम है मेरा, जूली जोसेफ। उस नाम को सुनकर जॉन हैरान रह गया। वो वही नाम था जो उसने डायरी में पढ़ा था, वही नाम जो मारिया की पूर्वज का था। इससे पहले कि वो और कुछ समझ पाता, मारिया के अंदर मौजूद उस अमानवीय शक्ति ने जंजीरों को एक झटके से तोड़ दिया और बोली, तुझे क्या लगा कि मैं इन खिलौनों को तोड़ नहीं पाऊंगी? और फिर एक छलांग लगाकर उसने माली पर हमला कर दिया और अपने नुकीले दांत और नाखून कढ़ा दिए। इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाता, उसने माली की गर्दन को मरोड़ दिया और खिड़की से छलांग लगा दी और जंगल की तरफ वही खौफनाक हंसी हंसती हुई भाग निकली। अब जॉन समझ चुका था कि मारिया के अंदर किसी बुरी शक्ति का वास था। वो किसी बीमारी से पीड़ित नहीं थी, बल्कि कोई आत्मा थी उसके अंदर। मारिया मैडम ऐसी नहीं है। पीछे से किसी के सुबकने की आवाज़ सुनाई दी। जॉन ने मुड़कर देखा। वो रोजी थी। ये ज़रूर उसी की करामात है, उसी की। वो बड़बड़ा रही थी। तभी जॉन ने उससे पूछा, किसकी रोजी? किसकी? बताओ मुझे। तुम क्या जानती हो? मुझे तुम सब कुछ सच सच बताओ। अगर तुम चाहती हो कि मारिया को मैं बचाऊं, तो तुम्हें मुझे सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। जॉन ने रोजी को झकझोरते हुए पूछा। उस कमरे का दृश्य बहुत भयानक था। माली का शरीर जमीन पर पड़ा था। बाकी के नौकर चाकर हैरान होकर एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। वहीं कोने में खड़ी रोजी सुबक रही थी। कमरे की खुली हुई खिड़की किसी अनहोनी का अंदेशा दे रही थी। कहराते हुए रहस्य से पर्दाफाश करना अब जॉन की मजबूरी और जिम्मेदारी दोनों बन गई थी। उसने एक बार फिर रोजी से पूछा, आखिर तुम बोलती क्यों नहीं हो? मुझे सब कुछ सच सच बताओ। ये सब किसकी करामात है? जूली की। क्या? हाँ सर, ये सब वही कर रही है। मैं अपने परिवार से इस घर में पहली नौकर नहीं हूँ। अनगिनत पुश्तों ने यहाँ काम किया है। मेरी दादी इस हवेली के गहरे राज अक्सर मुझे सुनाया करती थी, जो उसने अपनी दादी से सुने थे, और वो उन सब बातों को कहानी समझकर हंसी में उड़ा दिया करती थी। लेकिन वो सब कुछ सच था। मारिया के परिवार का इतिहास अच्छा नहीं है। आज से कई शताब्दी पहले मारिया के परिवार में जूली जोसेफ का जन्म हुआ था। वो एक आम बच्ची नहीं थी। उसका स्वभाव बेहद आक्रामक था। जीव जंतुओं को परेशान करना, पीड़ा देना, तड़पाना उसकी आदत में शुमार था। सभी से कटी कटी अलग रहना उसकी आदत थी। पहले तो सभी ने इस चीज़ को नज़रअंदाज किया, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई, वो कई कई दिनों तक घर से बाहर लापता हो जाती थी। फिर वही हुआ जिसका डर था। कई दिनों से गांव में हो रहे कत्लों के पीछे किसी और का नहीं, जूली जोसेफ का नाम सामने आया। और इतना ही नहीं, ये भी पता चला कि वो किसी शैतानी गिरोह का हिस्सा है।
वो एक विच बन चुकी थी, एक चुड़ैल। उसका शैतानी रूप चरम पर था, इसलिए एक दिन गांव वालों ने मिलकर उसे पकड़कर जिंदा जला दिया। लेकिन वो ऐसे ख़त्म होने को तैयार नहीं थी। आग की लपटों के बीच वो चिल्लाती रही कि वो वापस आएगी और अपना अधूरा काम पूरा करेगी, अपने ही किसी वंशज के ज़रिए। रोजी ने सारी हकीकत जॉन के सामने प्रकट कर दी। अधूरा काम? कौन सा अधूरा काम? जॉन ने उससे पूछा। वही जिसके लिए वो वापस आई है, और ये आपको बस एक ही शख्स बता सकता है। कौन है वो? जल्दी बताओ मुझे। मारिया के परिवार के एक दूर के रिश्तेदार, बस एक वही बची है उसके ख़ानदान में, मिसेस क्रिस्टीना जोसेफ। पास ही के एक गांव ब्रिजटाउन में रहती हैं। ज़्यादा बूढ़ी होने की वजह से वो किसी से मिलती जुलती नहीं हैं। बस वो और उनके एक दो नौकर साथ रहते हैं। ठीक है, मैं उससे मिलने जाऊंगा और इस रहस्य का पता लगाऊंगा। मुझे मारिया को बचाना होगा। अब जॉन के ऊपर मारिया को बचाने का भूत सवार हो गया था। उसने अपनी गाड़ी निकाली और रोजी से पता लेकर उस गांव की ओर निकल पड़ा। कॉकटाउन से ब्रिजटाउन की दूरी लगभग 50 किलोमीटर थी। सुबह होते होते वहां पहुंच गया था। गांव वालों से पूछने पर उसे क्रिस्टीना के घर का पता लगा और वो वहां जा पहुंचा। उसके घर दरवाज़ा नॉक करने पर एक नौकर ने दरवाज़ा खोला। सॉरी मैडम, किसी से मिलती नहीं है। उसने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की। देखिए, मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी। वो किसी से नहीं मिलती। प्लीज़ आप उनसे एक बार कहिए कि मैं उनसे उनके रिश्तेदार मारिया जोसेफ के बारे में बात करने आया हूँ। जॉन गिड़गिड़ाया। अंदर आने दो उसे। किसी बुढ़िया की आवाज़ आई। शायद मारिया का नाम सुनकर उसका दिल पसीज गया था। अंदर घुसते ही जॉन ने अपने आप को एक बेहद बूढ़ी औरत के सामने खड़ा पाया। वो रॉकिंग चेयर पर बैठी हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं। 90 के दशक को पार कर चुकी उस बुजुर्ग के चेहरे से साफ था कि उसने बेहद कठिनाइयों का सामना किया था। मैं आपसे मारिया के बारे में बात करने आया था। मेरा नाम जॉन है, मैं एक डॉक्टर हूँ। मारिया को आपकी मदद की बेहद ज़रूरत है। उस पर और उसकी आत्मा पर जूली जोसेफ ने कब्जा कर लिया है। जूली जोसेफ का नाम सुनते ही बुढ़िया की आंख खुल गई। तो क्या वो वापस आ गई अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए? उसके श्राप से अनगिनत सालों से हमारा परिवार पीड़ित है। एक एक करके तिनकों की तरह सब बिखर गए, मर गए सब के सब। आपको मेरी मदद करनी होगी। मैं किसी भी तरह मारिया को बचाना चाहता हूँ। ये इतना आसान नहीं होगा। कर पाओगे तुम? हाँ, मैं अपनी जान लगा दूंगा। उस शैतान से लड़ूंगा। मुझे बताइए कि उसका अधूरा काम क्या है? वो क्यों वापस आई है? जूली बुराई का प्रतीक है। सारी शैतानी शक्तियाँ उसमें समाजित हैं। वो उन्हें चरम पर पहुंचाना चाहती है। उसे केवल प्यार की शक्ति हरा सकती है। मारिया को सिर्फ उसका सच्चा प्यार बचा सकता है। आज तारीख क्या है? बुढ़िया ने अचानक पूछा। 25 दिसंबर। लेकिन क्यों? जॉन ने पूछा। आज से 2 दिन बाद यानी 27 दिसंबर को मारिया 23 साल की हो जाएगी। क्यों, सही कहा ना? जॉन को अचानक से याद आया कि 27 दिसंबर को मारिया का जन्मदिन होता है। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? 2 दिन बाद मारिया और जूली दोनों 23 साल की हो जाएंगी। अगर उसके पहले जूली को रोका नहीं गया तो उसकी शक्तियाँ चरम पर पहुंच जाएंगी और फिर मारिया को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। 23 साल, यही वो उम्र थी जब जूली को विच सब बात की मुखिया बनाया जाना था। लेकिन उसके पहले ही उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इसलिए उसे इंतज़ार था अपनी ऐसी वंशज का जो 27 दिसंबर को पैदा होगी। इसलिए उसने मारिया को निशाना बनाया। विच सब बात? वो क्या है? मुझे बताइए, जॉन ने पूछा। क्या है विच सब बात? प्लीज़ मुझे बताइए, जॉन ने क्रिस्टीना से फिर से पूछा। इस बार बुढ़िया ने जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी आ गई, मानो उसने किसी मंसूबे को अंजाम दे दिया हो। आखिर वो बोली, इतनी जल्दी क्या है? और इससे पहले कि जॉन को समझ पाता, किसी ने उससे पीछे से जोर से पकड़ लिया और फिर उसके सर पर एक जोरदार वार हुआ। उसका सर चकराने लगा। तेज दर्द के साथ उसकी आंखें बंद होने लगी और बेहोशी आने लगी। और आखिरी चीख जो उसे याद रही वो ये थी, किसी ने उसे कुर्सी से गिरा दिया। किसी के मजबूत हाथों ने उसे पकड़ रखा था और वही हाथ
उसे घसीट कर कहीं ले जा रहे थे। जॉन को ऐसा लगा मानो एक सदी बाद उसकी आंखें खुली हों। आंखें खुलते ही सिर में एक तेज दर्द। मैं कहाँ हूँ, कहाँ हूँ मैं? लेकिन वहाँ जवाब देने वाला कोई नहीं था। उसने अपने आसपास नजर दौड़ाई और अपने आप को एक अंधेरे तहखाने में पाया, जहाँ 2 जलती हुई मशालों के अलावा रोशनी का कोई भी दूसरा स्रोत मौजूद नहीं था। उसके दोनों हाथों को जंजीरों से जकड़ दिया गया था और दीवार के सहारे लटका दिया गया था। वो चिल्लाता रहा, लेकिन अफसोस उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। काफ़ी समय बाद उस कमरे का दरवाज़ा अचानक खुला और 2 काले वस्त्रधारी आदमियों ने वहाँ एंटर किया। ऊपर से नीचे तक वो दोनों काले रंग का चोला पहने हुए थे और उनके चेहरे भी काले रंग की मोड़ी से ढके हुए थे। उन्होंने आते ही जॉन की जंजीरें खोलनी शुरू की। छोड़ो, छोड़ो मुझे, कौन हो तुम लोग और मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? बिना कुछ बोले उन्होंने उसे फिर से घसीटना शुरू कर दिया और एक सुरंग जैसे रास्ते से वो उसे ले जाने लगे। आखिरकार उन्होंने उसे एक जगह लाकर खड़ा कर दिया। उसने देखा कि वो बड़े से अजीब कमरे में मौजूद था, जहाँ चारों तरफ मशालें जल रही थी और एक तरफ कई वैसे ही काली आकृतियाँ खड़ी थीं। उन्होंने ऊपर से लेकर नीचे तक काले रंग का चोगा पहना हुआ था और अपने चेहरे पर भी काले हुड लगा रखे थे और कमरे के बीचों बीच वही रॉकिंग चेयर रखी हुई थी जो क्रिस्टीना के घर पर मौजूद थी। उस पर भी एक काली आकृति बैठी हुई थी। मैडम, हम इसे ले आए हैं, वो दोनों आदमी बोले और अपने चेहरे के हुड हटा दिए। जॉन ये देखकर चौंक गया कि वो कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टीना के वही 2 नौकर थे जो उसके कमरे में मौजूद थे। जॉन का शक गहराता जा रहा था कि कहीं रॉकिंग चेयर पर बैठी व्यक्ति क्रिस्टीना ही तो नहीं। तो तुम, उसने बोलना चाहा, लेकिन इससे पहले कि चेयर पर मौजूद व्यक्ति ने अपने चेहरे से हुडी को हटाया। सही समझे, मैं ही हूँ। वहाँ वही बुढ़िया क्रिस्टीना बैठी हुई थी और उसके चेहरे पर फिर से वही कुटिल हंसी आ गई। ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, बस कुछ ही घंटों की बात है, फिर तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। क्या मतलब है तुम्हारा? और मुझे इस तरह क्यों कैद कर रखा है? और ये सब कौन है और मैं कहाँ हूँ? जॉन ने एक साथ कई प्रश्न कर डाले। तुम जानना चाहते थे ना कि विच सब्बात क्या है? विच सब्बात एक जमावड़ा है चुड़ैलों का, जिसमें वो नाचती हैं, गाती हैं और अपनी सारी शक्तियाँ उनमें से एक को दे देती हैं और वो बन जाती है उनकी मुखिया। इसके बाद वो प्रधान विच उन्हें जो भी आदेश देगी उन्हें वो मानना पड़ता है। और तुम अब तक समझ ही गए होंगे कि मैं प्रधान विच हूँ, चुड़ैलों की मुखिया, और तुम इस वक्त उसी के घर के नीचे बने तहखाने में मौजूद हो। वो फिर से खतरनाक हंसी हंसने लगी। मानना पड़ेगा रोजी, तुम्हारी जैसी जालसाज बिच तो मैंने देखी ही नहीं। क्या जाल बिछाया तुमने इस लड़के को यहाँ तक खींच लाने का? और इसके बाद उस काले समूह में से एक ने अपने हुड को हटाया और उसका चेहरा उजागर हुआ। वो कोई और नहीं बल्कि रोजी ही थी। जॉन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। रोजी, तुम? वो चौंका। हाँ मैं। वो भी भयानक हंसी मुस्कुराई। तुम्हें क्या लगा तुम इतनी जल्दी अपनी प्रेमिका मारिया को बचा लोगे? ये सब तुम्हें यहाँ तक लाने का एक षड्यंत्र था। जानते हो क्यों? बुढ़िया अपने दांत बींचकर गुस्से में बोली। क्योंकि अगर तुम जिंदा रहे तो जूली कभी ताकतवर नहीं बन पाएगी, क्योंकि तुम मारिया से सच्चा प्यार जो करते हो, और ये प्यार ही हम चुड़ैलों का सबसे बड़ा दुश्मन है। दुश्मन, वो प्यार जो हमें तुम इंसानों से कभी नसीब ही नहीं हुआ। वो गुस्से में बड़बड़ा रही थी, इसलिए प्यार के बदले हमें नफरत चुना, और ये प्यार ही हम चुड़ैलों का सबसे बड़ा दुश्मन है। दुश्मन, वो प्यार जो हमें तुम इंसानों से कभी मिला ही नहीं। वो गुस्से में बड़बड़ा रही थी, इसीलिए प्यार के बदले हमने नफरत को चुना। मारिया से तुम्हारी बढ़ती नजदीकियों के बारे में रोजी को पता था। रोजी हमारी गिरोह का हिस्सा है। तुम्हारी हर चाल पर वो नजर रखती थी और हम तक उस जानकारी को पहुंचाती थी। खैर, क्या तुम जानते हो कि आज कौन सा दिन है? बुढ़िया मुस्कुराई। जॉन ने कोई उत्तर नहीं दिया और उसे गुस्से में घूरता रहा। सॉरी, दिन नहीं, रात। आज तो विच सब्बात की रात है। वो रात जब 12 बजते ही जूली
पूरे 23 साल की हो जाएगी। जॉन सोचने लगा, मुझे जल्दी कुछ करना होगा वरना अनर्थ हो जाएगा। तभी उसकी नज़र तहखाने के ठीक बीच में बने एक चित्र पर पड़ी। वो एक भयानक आकृति थी जिसे खून से जमीन पर उकेरा गया था। जॉन उस निशान को पहचानता था। वो एक उल्टा पेंटाग्राम था, एक 5 कोनों वाला उल्टा सितारा। वो एक शैतान का चिन्ह था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि एक आम से दिखने वाली बुढ़िया के घर के नीचे एक शैतानी खेल रचा जा रहा था, वो भी जिसका अब एक हिस्सा बनने जा रहा था। लेकिन क्यों, आखिर क्यों उसे वहां लाया गया था? और मारिया कहाँ थी? ऐसे अनगिनत सवालों से जॉन का दिमाग चकराने लगा। कोई था जो जॉन की परेशानी को अच्छी तरह समझता था और वो सोच रही थी कि किस तरीके से जॉन की मदद की जाए। वो थी नर्स फैनी। उसे यकीन था कि मारिया के साथ होने वाली चीजें नॉर्मल नहीं थी। उसके ऊपर किसी भूत प्रेत का साया था। उसे रोजी की हरकतों पर भी शक था। नर्स फैनी बड़ी हवेली में वो इतना वक्त गुजार चुकी थी कि उसने ये देख लिया था कि रोजी से मिलने के लिए अक्सर जंगल में कोई व्यक्ति आता था जो ऊपर से नीचे तक काले रंग के लिबास में लिपटा हुआ रहता था। यहाँ तक कि उसका चेहरा भी उसे रोजी पर शक हो गया था और वो डॉक्टर जॉन को बेबस नहीं छोड़ सकती थी। उसने सोच लिया था कि वो भी उसकी मदद करेगी और वो बड़ी हवेली की तरफ निकल पड़ी। वहां पहुंचने पर उसे पूरा घटनाक्रम मालूम चला कि किस तरह मारिया पूरी तरह से पोजेस्ड हो चुकी थी और उसने माली का भी बेरहमी से कत्ल कर दिया है। जब उसने देखा वहां से रोजी गायब है तो वो समझ गई कि जरूर दाल में कुछ काला है। बाकी नौकरों ने उसे बताया कि रोजी ने जॉन को क्रिस्टीना से मदद मांगने के लिए पास के गांव में भेजा है और इस तरह से फैनी लगभग उसी समय पर क्रिस्टीना के घर पहुंची थी जब जॉन वहां मौजूद था। खिड़की से झांकते हुए चोरी से उसने ये सब देख लिया था कि कैसे जॉन के सर पर वार करके उसे घर में ही मौजूद तहखाने में ले जाया जा रहा है। उसने फर्श में बने गुप्त तहखाने के दरवाजे को देख लिया था और कुछ देर के बाद सुरंग से होते हुए वो उस बड़े से कमरे में पहुंच चुकी थी जहां जॉन मौजूद था, लेकिन उसे अपने आप को भी छुपाए रखना था। जॉन के हाथों को बेड़ियों से जकड़ दिया गया था। उन विभत्स चुड़ैलों का खूनी खेल अब शुरू होने ही वाला था। अचानक उस कमरे की छत 2 हिस्से में बंटने लगी। जंजीरों की खनखनाहट से कमरा गूंजने लगा। किसी के लहूलुहान शरीर को, जिसे जंजीरों से जकड़ दिया गया था, नीचे लाया जा रहा था। जॉन ने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि माली का मृत शरीर था। वो जैसे ही जमीन पर आया, वहां मौजूद वो सारी चुड़ैलें उसके ऊपर टूट पड़ी। अब जॉन उनके भयानक चेहरे को देख पा रहा था। उनके लंबे लंबे नाखून और दांत बेहद डरावने थे। उन्होंने उस मृत शरीर को दबोच लिया और चीर फाड़ करने लगी। बहुत जल्दी उनके नाखून और दांत खून से सन गए। पूरा फर्श खून से लथपथ था और कुछ ही देर में वहां सिर्फ हड्डियां बची। जॉन के शरीर में एक सिरहन दौड़ गई। तो क्या उसके साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला था? तभी अचानक से एक दरवाजा खुला और उसमें से प्रकट हुई एक लड़की जिसने वैसा ही काले रंग का चोगा पहना हुआ था। बस उसका चेहरा हुड से ढका नहीं था। उसके सुनहरे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसके अंदर एंटर करते ही सभी बीचों में एक फुर्ती सी आ गई और सभी ने झुककर उसका वेलकम किया और सभी चिल्लाने लगी, हमारी मुखिया अमर रहे, हमारी मुखिया अमर रहे, हमारी मुखिया अमर रहे। जॉन का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो कोई और नहीं बल्कि मारिया ही थी। बस उसकी नीली आंखें अब पूरी तरह से भूरी हो चुकी थी और उसके चेहरे पर एक विचित्र भाव था। जॉन समझ गया कि वो अपने वश में नहीं है। ना चाहते हुए भी वो बड़ी क्रूर लग रही थी। उसके शरीर में जूली मौजूद थी। क्रिस्टीना उसे देखकर मुस्कुराई और बोली, स्वागत है तुम्हारा जूली। अब कुछ ही देर में तुम बन जाओगी इन विचों की मुखिया और मेरी सारी शक्तियां तुम में समाहित हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले तुम्हें नाश करना होगा इस लड़के को। अब यही है तुम्हारे और तुम्हारे अपार शक्तियों के बीच खड़ा एक लौता दुश्मन, मारिया का सच्चा प्यार। बहुत प्यार करता है मारिया से, लेकिन कभी उसको बताया नहीं। चलो अच्छा ही हुआ, वरना मारिया कभी कमजोर नहीं पड़ती और तू जूली उसके शरीर पर कभी भी कब्जा नहीं कर पाती। मारिया के चेहरे पर एक भयानक हंसी आ गई
और उसकी नजरें अचानक जॉन की तरफ घूम गई और वो धीरे धीरे चलकर उस जगह पर आ गई जहां जॉन अपने घुटनों के बल बैठा बस ये सब कुछ होता देख रहा था। उठ, अरे उठ! एक झटके में उसने जॉन को उठाकर जमीन पर पटक दिया। जॉन को महसूस हुआ जैसे उसके शरीर की सारी हड्डियां चकनाचूर हो गई हों, लेकिन वो विवश था। उसके हाथ पैर अभी भी जंजीरों से जकड़े हुए थे। बहुत नाज है ना तुझे अपने और मारिया के प्यार पर, ले बचा ले उसे। और उसके बाद उसने एक खंजर निकालकर अपने हाथ पर मारा। अचानक उसकी आंखें भूरी से नीली हुई, मानो उसने मारिया को दोबारा उसके शरीर में जागृत कर दिया हो, और दर्द से मारिया तड़प उठी। उसकी जोरदार चीख तहखाने में गूंजी। अरे चुप! और फिर से शरीर पर जूली ने अपना कब्जा बनाया और अपना दूसरा हाथ उस घाव पर फेर कर उसे भर दिया। देखा मेरी शक्तियों को, अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये शरीर सिर्फ मेरा है, मारो इसे, मारो! सभी भी चिल्लाने लगी। नहीं नहीं, अभी नहीं। क्रिस्टीना ने उन्हें शांत किया, अभी आखिरी रस्म बाकी है। वो मुस्कुराए और उसके बाद बंदी बनाए गए कुछ गांव वालों को उस कमरे में लाया गया और फिर से शुरू हुआ वही खूनी खेल। वो चुड़ैलें इस प्रकार उन लोगों पर टूट पड़ी जैसे कई सदियों से भूखी थी। अपने नाखूनों दांतों से चीर फाड़ करके वो उन्हें जिंदा ही खाने लगी। नहीं नहीं, जॉन डर के मारे पीछे हटने लगा। बेबस होकर वो दीवार के सहारे आकर बैठ गया। तभी पीछे से कोई फुसफुसाया, सर मेरी बात सुनो। कौन है? जॉन ने डरते हुए पूछा। मैं हूँ फैनी, मैं आपकी मदद करने आई हूँ सर। तो क्या फैनी जॉन को चुड़ैलों के जंगल से निकाल पाएगी? क्या जॉन मारिया को जूली के जंगल से बचा पाएगा?